आप देखें दोस्तों, आपका और हमारा आरक्षण यूट्यूब चैनल चलता है दोस्तों। अंकित सर आसिम मुनीर इनवाइटेड टू यूएस आर्मी डे। हैज इंडिया फॉरेन पॉलिसी फेल्ड, मदद आ रही है। देखते दोस्तों वीडियो फिर बात करते हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जिस खबर के चलते भारत की विदेश नीति पर फिर एक बार सवाल उठा है। हालांकि यह सवाल उठना अमेरिका के रेफरेंस में काफी लाजमी प्रतीत भी होता है। अमेरिका जिस तरह से दुनिया के साथ धोखे का सिलसिला और साथ देने का नाटक करता रहा है, अब कुछ उसके शिकार भारत के हमारे भारतीय भी हो रहे हैं और भारत की अपनी विदेश नीति भी हो रही है। लेकिन अल्टीमेटली अगर हम अमेरिका से धोखा खा रहे हैं तो सवाल तो विदेश नीति पर ही उठेगा। तो आज के सेशन में हम विदेश नीति कहां पर फेल हो रही है और भारत को कहां फिर से सोचने की जरूरत है, उस पर पूरा डिटेल में जानकारी साझा करेंगे। आज के सेशन की वास्तविक वजह क्या है? अमेरिका में आर्मी डे प्रस्तावित है 14 जून को, और उस आर्मी डे में आसिम मुनीर के इनविटेशन की चर्चाएं हैं। पाकिस्तान के सेना प्रमुख, जिन्हें फील्ड मार्शल की उपाधि दी गई है, उन्हें वहां पर इनवाइट किया जा रहा है। दूसरा एक और कारण भी है कि यहां के जो सेंट्रल कमांड के जनरल हैं अमेरिका के, उन्होंने आसिम मुनीर की तारीफ की है और पाकिस्तान को अपना मित्र बताते हुए कहा है कि ये हमारे जबरदस्त दोस्त हैं। ये दो बातें ऐसी हैं जिन्हें संभवतया आज के सेशन में डिकोड किया जाएगा, समझने का प्रयास किया जाएगा कि अल्टीमेटली कहां कहां क्या फेलियर हो रहा है। हालांकि बात जब अमेरिका की हो और अमेरिका में बैठे डोनाल्ड ट्रंप की हो, लगभग दोनों एक दूसरे को रिप्रेजेंट ढंग से करते रहे हैं। पहले अमेरिका किसी के ऊपर या अमेरिका पर कोई ट्रस्ट कर नहीं पाता था, चाहे ट्रंप से पहले का काल हो तब भी और अभी भी। ट्रंप लेकिन बहुत कम समय में पलट रहे हैं और अमेरिका लंबे समय में पलटने का इतिहास रखता आया है। फिर चाहे यूरोपियन यूनियन देशों का साथ देना हो या साथ छोड़ जाना हो, नाटो के नाम पर साथ देने की बात करनी हो और नाटो अलाइज का साथ छोड़ जाना हो, चीन पर टैरिफ लगाना हो या फिर चीन के साथ ही दोस्ती कर करके तुम मेरे बहुत अच्छे मित्र हो ये कहना हो, या फिर नॉर्थ कोरिया के साथ हाथ बढ़ाना हो, साउथ कोरिया पर जाकर पनिशमेंट दे देना हो, ये सब चीजें जो हैं ये ट्रंप की नीतियों के अंदर शुमार रही हैं। दुनिया का शायद ही कोई देश ऐसा होगा जो अमेरिका के दोगलेपन से या इसके दोहरे रवैये से पीड़ित या प्रताड़ित ना रहा हो। वन टाइम में एक जैसा रिलेशन शायद ही कोई देश अमेरिका से रख पाया हो। फिलहाल बारी हमारी आई है। हमारी बारी में अमेरिका भारत पाकिस्तान के बीच में आई इस रार का पूरा फायदा अपनी मर्जी से उठाता हुआ दिख रहा है। अब यह हम पर निर्भर करता है कि इस घटना को हम लोग कैसे लेते हैं, क्योंकि ये वही ट्रंप हैं जिन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर के बाद बने हालात पर सीज फायर करने का कईयों बार, लगभग 12 से अधिक बार क्रेडिट ले लिया है। और इसी के चलते हमने ये सेशन भी किया कि ट्रंप आफ्टर ऑल पाकिस्तान का साथ दे क्यों रहे हैं। ट्रंप का पाकिस्तान का साथ हो या सेंटकॉम के चीफ का यह कहना हो कि पाकिस्तान हमारा फिनोमिनल पार्टनर है, साथ में आसिम मुनीर को इनवाइट करना हो यूएस मिलिट्री परेड में, इन सब के पीछे की कहानी को आज के सेशन में डिटेल से चर्चा करेंगे। लेकिन हां, उस डिटेल को समझने से पहले मैं आपके सामने थोड़ा सा भारत की विदेश नीति को समझाने के लिए एक ब्रीफ दे देता हूं, ताकि आप आज के सेशन को समझते समय पूरी डिटेलिंग को दिमाग में रखें और फिर आज के सेशन में आगे बढ़ें। देखिए, भारत की विदेश नीति क्या है, इसको समझने के लिए चलते हैं आजादी के समय पर। हम जब आजाद हुए, लगभग 200-250 साल की परतंत्रता का, गुलामी का एक कालखंड हमने जिया था। ब्रिटिशर्स हम पर शासन कर रहे थे, गोरों का शासन था। यही गोरे जो बाद में अमेरिका में भी बसे, दुनिया भर के कई देशों में, साउथ अफ्रीका जैसे देशों में, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में अंग्रेज ही जाकर ब्रिटेन वाले बसे थे। भारत को एक चीज तो एहसास हो चुकी थी कि ब्रिटिशर्स अगर हम पर शासन करने आए हैं तो इनका उद्देश्य हमसे कच्चा माल लेना है और हमको किसी ना किसी तरीके से अपने लिए बाजार बना के रखना है और हर तरह से अपने लिए ही काम में लेते रहना है। भारत को यह बात समझ में आई और भारत को साम्राज्यवाद की, यानी कि किस तरह से लोग विस्तारवाद को अपनाकर चल रहे हैं, उसकी बात को हमने बेहतर तरीके से समझ लिया। हमें यह भी समझ में आने लगा था, उस समय के स्वतंत्रता के जो सेनानी थे या राष्ट्रवादी थे, उन्हें यह समझ में आने लगा था कि चाहे कुछ भी हो, ब्रिटेन का असल उद्देश्य
अपनी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए, क्योंकि भारत में भी ईस्ट इंडिया कंपनी ही आई थी शासन करने के लिए, और यूरोप से बहुत सारी जो कंपनियां आई थी वो कंपनी बनकर ही आई थी, जिन कंपनियों को आज हम सुनते रहते हैं। अपनी भी कंपनी, कोई एबीसी कंपनी, किसी की XYZ कंपनी, कंपनी होती है, प्राइवेट एंटिटी के तरीके से हमारे देश में शासन करने के लिए पहले व्यापार के नाम पर ही आई थी। व्यापार जमने लगा, धीरे धीरे उन्होंने शासन में हस्तक्षेप करना, राजे महाराजों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। इससे हमारे देश के उस समय के जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उन सब के अंदर एक भाव था कि कंपनियां बुरी होती हैं। मतलब जो भी ये विस्तारवाद करने के लिए, साम्राज्यवाद करने के लिए उपनिवेश बनाते हैं, ये कंपनियां बुरी चीज होती हैं। हम नेचुरली ब्रिटेन के खिलाफ हो गए। भाई, जिनसे हम आजाद हो रहे हैं उनके साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, ये हमारी एक नेचुरल फीलिंग थी। लेकिन पाकिस्तान जब हमसे अलग हुआ तो उसे यह समझ में आ चुका था खुद की विदेश नीति में कि भारत ब्रिटेन के पक्ष में कभी नहीं जाएगा, तो क्यों ना मैं ब्रिटेन का करीबी बन जाऊं। पाकिस्तान के बहुत से भगोड़े नेता हों या फिर जितने भी भागकर गए हुए पैसे वाले लोग हों, सबने ब्रिटेन में ही शरण ली हुई है। आज भी नवाज शरीफ ब्रिटेन में ही पाए जाते हैं। हालांकि हमारे देश के भगोड़े भी वहीं शरण लेते हैं, वो बात दूसरी है, क्योंकि कंपनियों के लिए वहां पर बढ़िया माहौल है। कुछ लोग सोचते हैं कि भारत से और पाकिस्तान से लूट कर जाओगे तो ब्रिटेन आपको अच्छा मानता है, वो कहता है हम जैसा ही है, यहीं आ गया है। हमने कुल मिलाकर अपने अंदर एक भावना बिठा ली थी कि कोई भी हो, ब्रिटेन का या फिर ब्रिटेन का समर्थक भारत के साथ दोस्ती ना रखे। यही भारत के शुरुआती विकास के लक्ष्यों में दिखा भी। हमने किसी भी विदेशी कंपनी को फिर आने नहीं दिया। 1991 में जाकर के हमने पहली बार पूरी तरह से खुद को ओपन किया, यह कहते हुए कि आइए और हमारे देश में भी विदेशी निवेश लेकर आइए। उससे पहले हम बहुत डरते डरते बढ़ रहे थे। हर चीज को पहले स्क्रूटनाइज करना है कि कहीं इसका उद्देश्य तो गलत नहीं है। कोई भी कंपनी आ रही है उसको कई टेबलों से गुजारना है, उसके बारे में सब जानना है। बाद में उसी को रेड टेपिज्म नाम दे दिया गया। कहा गया कि भारत में तो व्यापार करना ही बहुत मुश्किल है। कारण क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए कि हम घुसने नहीं देंगे। एक तरीका तो यह हुआ। विचारधारात्मक रूप से एक पक्ष उस समय और ग्रो हो रहा था, और वो था सोवियत रूस के दिमाग, सोवियत रूस की विचारधारा के साथ जुड़ा हुआ पक्ष। सोवियत रूस उस समय साम्यवाद की विचारधारा लेकर चल रहा था। साम्यवाद क्या था? आसान भाषा में कहूं तो कंपनियों का जस्ट अपोजिट। अगर कंपनी वाले मालिक अपने हाथ में पावर सोचते हैं, तो साम्यवादी लोग सोचते हैं कि सामान्य वर्ग के हाथ में या आम जनता के हाथ में संसाधन होने चाहिए, पब्लिक के हाथ में संसाधन होने चाहिए। चूंकि भारत से ब्रिटिशर्स जा रहे थे, तो आम जनता के हाथ में, किसी राजा के हाथ में शासन नहीं जा रहा था। स्वतंत्रता सेनानियों के माध्यम से आम जनता के हाथ में ही शासन जा रहा था। ऐसे में आम जनता के हाथ में अगर शासन जा रहा है, तो आम जनता के लिए मॉडल जो प्रस्तुत किया हमारे लिए, वो सोवियत रूस ने किया। सोवियत रूस की नीतियां हमें पसंद आने लगी, लेकिन हम विचारधारा की इस लड़ाई में नहीं फंसना चाहते थे। हम नहीं चाहते थे कि कोई हमें साम्यवादी कहे। क्यों? क्योंकि उस समय गांधी जी एक विचारधारा के साथ थे, और वो विचारधारा थी ट्रस्टीशिप की विचारधारा। इसका मतलब क्या है? हम ये कहते थे कि कंपनियों के विरोधी नहीं हैं हम। हमारे देश में कंपनियों का विरोध नहीं है। हमारे देश में कंपनियां बने, हमारे देश में ही चलें, और चल के हमारे देश के लिए बढ़िया करें और उतना कमाएं। क्योंकि उसी समय पर चाहे बजाज हो, जमशेदजी टाटा हो, ये सब गांधी जी के टाइम की ही कंपनियां हैं, उस समय चली आ रही थी ये कंपनियां। भारत की कंपनियों का विरोध नहीं है। बढ़िया से ये कंपनियां चलें, लाभ कमाएं, और जितना धन उनके लिए आवश्यक है उतना यूज करें, बाकी राष्ट्र निर्माण में दें। यही टैक्स का मूल भाव भी बना था। एनीवे, तो हमारे देश ने एक बीच की सी विचारधारा उस समय अपना ली कि ना तो हम पूंजीवाद की तरफ जाएंगे, क्योंकि पूंजीवाद से डर इस बात का था कि अमेरिका फिर से आकर हम, या फिर उस समय ब्रिटेन हुआ करता था, यह हमारे ऊपर आकर भांजी मार जाएगा। ब्रिटेन कर्जदार होता जा रहा था यूएस का, तो इनडायरेक्टली ब्रिटेन मतलब यूएस ही हो रहा था। सिमिलरली साम्यवाद के साथ हम इसलिए नहीं जा सकते कि हमारे देश में जो कंपनियां बैठ चुकी थी, अपनी बन चुकी थी, साम्यवाद तो उनका भी विरोध करता। तो हमने इनडायरेक्टली अपने अंदर प्रभाव तो डाल लिया साम्यवाद का, लेकिन खुद को साम्यवादी कहा नहीं। हमने एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का रूप लिया, समाजवाद के नाम से उसको चलाना शुरू किया कि हम कमाएंगे और आम जनता पर लगाएंगे। इस तरह से भारत ने अपनी विकास नीति पकड़ना शुरू किया। अगर आप उठाकर देखें भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को, तो ये जो 5 ईयर प्लान है, असल में ये वाला जो मॉडल है, ये हमने सोवियत रूस से ही कॉपी किया था। सोवियत रूस इसी तरह चला करता था, हम लोग भी उसी को कॉपी पेस्ट किए और चलना शुरू हो गए। ठीक है, तो अब आते हैं भारत की विचारधारा क्या निकल कर आई। विचारधारा निकल कर आई
कंपनियों का विरोध करना है, नेचुरली अमेरिका का विरोध करना है। पाकिस्तान ने क्या सेलेक्ट किया? पाकिस्तान ने सेलेक्ट किया कि हम अगर इंडिया विरोध कर रहा है तो उसके साथ हम जाएंगे, तो वो नेचुरली अमेरिका के साथ हो लिया। हमने साइकोलॉजिकल दिमाग में बिठा रखा था कि आम जनता को शासन देना है और जनता का इंटरफेरेंस रखना है, सोवियत रूस के हम हो लिए। सोवियत रूस का भारत में बढ़िया इंटरफेरेंस बढ़ने लगा। वो कोल्ड वॉर का टाइम था, शीत युद्ध का टाइम था। उस समय दुनिया भर के सारे कन्फ्लिक्ट इन दो देशों के बीच ही बटे हुए पाए जाते थे कि भाई या तो आप इस पक्ष में हैं या इस पक्ष में हैं। नेहरू जी ने कहा हम किसी पक्ष में नहीं हैं। हालांकि फिर याद रहे, हम ढल चुके थे साम्यवाद के साथ, हम अपने अंदर एक नेगेटिविटी ला चुके थे पूंजीवाद के खिलाफ, लेकिन फिर भी हम किसी पक्ष में ना जाते हुए अपना एक तीसरा धड़ा बना लिए, जिसे गुट निरपेक्ष आंदोलन नाम दिया गया, नॉन अलाइन मूवमेंट नाम दिया गया, जिसका उद्देश्य था कि हम ना तेरे में ना तेरे में, हम अपना समूह बनाएंगे, जिसका उद्देश्य है कि हम किसी के साथ नहीं है। किसी के साथ ना होने का नुकसान यह हुआ कि चीन हम पर जब आक्रमण किया तब हमारे साथ कोई नहीं खड़ा था। क्यों? क्योंकि हमने कहा हम किसी के नहीं हैं। चीन ने कहा अब तुम्हारे साथ कोई नहीं है, तब तो तुम वो बच गए जिस पर हम हमला कर सकते हैं, और वही हमारे साथ हो गया। चलिए खैर, इस पर कभी और डिटेल में आएंगे। फिलहाल के लिए आज हम चर्चा किस बात की कर रहे हैं? 62 के बाद का भारत जैसे जैसे 65 के युद्ध में गया, 71 के युद्ध में गया, हम सोवियत रूस के बहुत नजदीक चले गए। सोवियत रूस हमारे हर मामले में अपना इंटरफेरेंस देने लगा और हमने लगने लगा कि 71 में और 65 में जिस तरह अमेरिका पाकिस्तान के साथ आकर खड़ा हो गया था, हमारे साथ सोवियत रूस रहेगा। हमने भले ही अपने आप को कोल्ड वॉर के टाइम पर बांटा ना हो कि हम सोवियत रूस के साथ हैं, लेकिन पूरी दुनिया यह मानती थी कि भारत और सोवियत रूस मित्र हैं। आधिकारिक रूप से भारत ने कभी भी पक्ष किसी का नहीं लिया, लेकिन हमारे हर प्रयास में दिखता यह साफ था। इधर सोवियत रूस अपनी ही लड़ाई में उलझ गया। उलझ किस में गया? वो असल मायने में करप्शन, तानाशाही, भ्रष्टाचार, उन सब में। क्योंकि कहीं ना कहीं जो लोग पैसे वाले थे उन्होंने लोगों को ही बरगलाना शुरू कर दिया, और किसी ना किसी तरीके से साम्यवाद, अक्सर साम्यवाद दुनिया में कहीं सक्सेसफुल हो भी नहीं पाया। साम्यवाद की बहुत बड़ी कुरीतियों में यह है कि जो लोग उठकर इस तरह से आते हैं वो भविष्य में खुद इस तरह छा जाते हैं कि वो अब किसी और के हाथ में कंट्रोल नहीं देंगे। साम्यवाद आता सर्वहारा के माध्यम से है, लेकिन वो लोगों को अपना पंगु और गुलाम बना लेता है। कुछ ऐसा सोवियत रूस के साथ हो रहा था, और अमेरिका इस बात को तानाशाही तानाशाही कहकर के काउंटर कर रहा था। चलिए साहब, 1991 में सोवियत रूस का पतन हो जाता है। सोवियत रूस 15 देशों में टूटता है और नया देश बनकर आता है सोवियत रूस। सोवियत संघ टूटा और सोवियत रूस नाम से एक नया देश बनकर आता है। जो रूस नाम से देश बना वो 15 में से एक था, यानी सोवियत संघ यानी यूएसएसआर के टूटने पर बना एक देश था। भारत के लिए वो कालखंड पूरी तरह से अमेरिका की तरफ शिफ्ट होने जैसा था। 1991 में आईएमएफ का दबाव और भारत जब कर्ज में पड़ा, इसके चलते हमने अपनी नीति में तुरंत परिवर्तन किया और कहा कि हम खुल गए हैं। हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन अपना लिया है। आप कहते हैं प्राइवेट कंपनियां नहीं आ सकती, हम इनवाइट करने को तैयार हैं। लाइए, प्राइवेट कंपनियों को हमारे देश में भेजिए, और हमने पेप्सी, कोको कोला, जितनी भी तमाम मैकडी, बर्गर की जितनी भी कंपनियां हैं, इन सबको आने दिया। आ जाओ भाई, गूगल और ये सब, इन सबको जितनी परमिशन पहले थी उनसे ज्यादा परमिशन दे करके कि आ जाओ, क्योंकि हम बर्बाद हो चुके। हम सोवियत रूस के साथ बैठे थे, वो खुद बर्बाद हो गया, अब हम क्या करें? तत्काल प्रभाव से नीति परिवर्तन हुआ, विदेशी निवेश आया, अमेरिका को हम अच्छे बाजार लगे और अमेरिका हमारे साथ हो लिया। लेकिन पुराने दिमाग में थॉट तो हमारे सोवियत रूस के समर्थन में ही थे। सोवियत रूस यानी सोवियत संघ भले ही टूटा हो, लेकिन 98 तक आते आते भारत के अंदर फिर से कुलबुलाहट कि हमको तो अपना बताना है, सिक्का जमाना है। क्यों? क्योंकि हम अपनी लाइन बनाकर चलना चाहते थे। हम तेरे में ना तेरे में, हम अपने में रहते हैं, हम विश्व गुरु हैं, हम सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं, हम सबसे आगे रहेंगे। हमने इसी के चलते परमाणु परीक्षण कर लिया। परमाणु परीक्षण कर लिया तो जो अमेरिका ताजा ताजा हमारे साथ घुस रहा था, हम उसकी नीतियों के खिलाफ थे कि यार ये क्या कर दिया तुमने, परमाणु परीक्षण कर दिया। अमेरिका फिर खिलाफ होकर बैठ गया। लेकिन तब तक हमारी लीडरशिप वो लीडरशिप थी जो सोवियत रूस के काल से प्रभावित लीडरशिप थी। उस लीडरशिप ने पूरी तरह से यह मान लिया कि तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, आज से पहले कुछ नहीं बिगाड़ पाए तो अब क्या बिगाड़ोगे। हुआ भी यही। बाद में अमेरिका को खुद ही भारत के साथ फिर न्यूट्रलाइज होना पड़ा। धीरे धीरे हमें 1-2-3 एग्रीमेंट दिया, तमाम तरह से अमेरिका फिर हमारे नजदीक आया। तो मैंने ये इतिहास आपको क्यों बताया? हमारा इतिहास आपके सामने इसलिए रखा क्योंकि आज आपको फिर से यह देखने का वक्त आ चुका है कि भारत पाकिस्तान के केस में पाकिस्तान तो अमेरिका के साथ रहा, भारत ने अपने मित्र बदले। भारत ने अपने मित्र बदले। देखिए, पाकिस्तान शुरुआत से लेकर अंत तक
रूस के साथ कभी नहीं गया। रूस के साथ इमरान खान जाने का दुस्साहस किए थे, लेकिन इमरान खान आज तक जेल में पड़े हैं, उन्हें अमेरिका ने बाहर नहीं निकलने दिया। अमेरिका के साथ पाकिस्तान था, कभी अच्छे से तो कभी बुरे से, यह तो उसका इतिहास रहा है। बीच में हमने एंट्री करी पाकिस्तान रूस को छोड़कर, या कहिए रूस को साधते हुए उनके साथ जाने की। मध्यम मार्गी होने निकल पड़े, गौतम बुद्ध का जो देश है हमने मध्यम मार्ग अपनाया, थोड़ा तुमसे और थोड़ा तुमसे, हम साथ में रहेंगे और बीच में होने का लाभ उठाते रहेंगे, दोनों हमारे लिए झगड़ो। लेकिन झगड़ने वालों को यह लगने लगा कि यह खुद बड़ा बनने निकल रहा है, यह हमें काउंटर कर रहा है, हमसे छोटा था तब तक ठीक था, अब यह अपनी बातें रखने लगा है, दुनिया इसकी बातें सुनने लगे हैं। दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, 2030 तक तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो भाई ये तो खुद एक पार्टी बन गया है। अब तक हम सोच रहे थे हम इसके लिए लड़ रहे हैं, लेकिन ये तेजी से उठता हुआ आ रहा है। चलिए साहब, आज की स्थिति पर लौटते हैं। आज हमारे साथ क्या हो रहा है? हमने अपनी विदेश नीति में जो कालखंड जिया 1991 से लेकर 1998 तक का, फिर 98 से 2005 के बीच के बुश का कालखंड था, उस समय तक सब कुछ नॉर्मल होने का प्रयास होता रहा। फिर जब 2005 के बाद फिर से 123 एग्रीमेंट आया मनमोहन सिंह जी के टाइम पर, हम थोड़ा सा फिर बदले और बदल करके अमेरिका प्रो अमेरिका होना शुरू हुए। बढ़िया देश ने ग्रोथ देखी, यूपीए के टाइम पर बढ़िया हमारे पास इन्वेस्टमेंट आए, लगातार इन्वेस्टमेंट अमेरिका की तरफ से भारत के अंदर चलते रहे। लेकिन कहीं ना कहीं भारत के मन में एक टीस जरूर थी कि हम रूस को छोड़ रहे हैं, अमेरिका के नजदीक जा रहे हैं, जो ऑलरेडी पाकिस्तान प्रेम में है। आज क्या हो रहा है? आज कुछ वैसा ही है कि आज अमेरिका फिर से पाकिस्तान के बारे में जैसे ही कोई लाइन बोलता है, हमारे अंदर एक कीड़ा कटने लगता है कि यार कहीं गलत तो नहीं ले लिए थे रास्ता। कौन सा रास्ता गलत नहीं ले लिए थे? रूस को हाशिए पे छोड़ने का और अमेरिका के साथ जाने का। हमारे साथ अमेरिका के साथ जाना मजबूरी थी या फिर हम मर्जी से गए थे? ये थॉट हम सबको खाने लगती है। खैर, इस थॉट पर अब आगे से आगे चलते हुए चलेंगे और आज की विषय वस्तु पर आएंगे कि मसला क्या है। लेकिन हां, एक जानकारी मैं यहां पर दे दूं, अगर आपको इन सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट आता है ना, उस इंटरेस्ट को बनाए रखने के लिए आप चाहें तो एक काम बेहतर कर सकते हैं। मैंने पूरा इतिहास, अर्थशास्त्र डिटेल में पढ़ाया हुआ है अपनी पाठशाला में। ये बहुत अल्टीमेट कंटेंट, आप इसे कंज्यूम करिए और डिटेल में आप चीजें समझने लगेंगे। लिंक कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, और रीडिंग करनी हो इन सब जानकारी की तो मेरे अपने नोट्स हैं, आप इन्हें घर मंगा सकते हैं अपनी पाठशाला एप्लीकेशन से। अब ताजा खबर पर आते हैं, आज क्या हम चर्चा कर रहे हैं उस पर लौटते हैं। तो असल मायने में हो क्या रहा है, जिस तरह से भारत के अंदर भारत की सेना ने अलग अलग कमांड बनाई हुई है, जैसे न्यू दिल्ली के अंदर एक वेस्टर्न कमांड का मुख्यालय है, प्रयागराज के अंदर सेंट्रल एयर कमांड का है, शिलोंग के अंदर ईस्टर्न एयर कमांड का है। हमारी सेना, एयरफोर्स या नेवी, सबने अपने मतलब देश को सुरक्षा के हिसाब से अपने अपने भाग में बांटा हुआ है कि ये हमारे नेतृत्व में रहेगा, या फिर ये समझिए कि इस जगह कोई भी दुर्घटना होती है या कोई भी एक्शन की जरूरत पड़ती है तो कमांड यहीं से कमांड दे देगा कि चलो भाई ये एक्शन ले लो। कंट्रोलिंग सेंटर हमने बना लिए, इस तरह से समझिए। ठीक है साहब, दुनिया को अमेरिका ने आज भी बांटा हुआ है। मैं कई बार पहले भी कह चुका हूं, हम अपने देश को बांटकर चल रहे हैं कि हमारा इस क्षेत्र पर कंट्रोलिंग अथॉरिटी ये होगा। अमेरिका ने पूरे वर्ल्ड को ही ऐसे बांटा हुआ है। अपने द्वारा कुल 11 कमांड बनाई हुई हैं जो पूरे वर्ल्ड पर नियंत्रण करती हैं। अब आप पूछेंगे सर क्या हम गुलाम हैं? अमेरिका की नजर में हां। क्यों? क्योंकि अमेरिका पूरी दुनिया को अपने अधीन मानता है। वो ये मानता है कि ये सब मेरे ही तो गुलाम हैं, और सच बात भी है, क्योंकि सच इसमें इस तरह से कि ये किसी भी तरह से कहीं से नस दबा देता है, सब धड़ के नीचे आ जाते हैं। थोड़े दिन पहले टैरिफ लगाने की बात की, 85-86 हजार पर चल रहे थे, 72-73 हजार पे आके गिर गए। सब लोग जाकर 60 देश उसके साथ त्राहिमाम प्रभु हमारे साथ टैरिफ डील कर लो। कोई मतलब है नहीं, बात बयानबाजी के बयानवीर कितने भी बने, अमेरिका ने दुनिया पर जिस तरह से कसा सिकंजा डाला हुआ है वो सब जानते हैं। इनडायरेक्टली हम किसी के गुलाम हो सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं है। फिलहाल बस इतनी ही हमारे अंदर उपनिवेशवाद चल रहा है, इसको नियो कॉलोनिज्म कहते हैं। आइए साहब, अब इस स्थिति में एक कमांड है जिसका नाम है यूएस सेंट्रल कमांड। अब ये क्या करता है? ये जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, इंक्लूडिंग इंडिया का वेस्टर्न एरिया या कहिए अरब सागर वाला हिस्सा, इंडिया को डील करना हो अरब सागर वाले क्षेत्र में, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यूएई, ये फारस की खाड़ी, इस क्षेत्र के लिए बकायदा इन्होंने कमांड बनाई हुई है, यूएस सेंटकॉम नाम दिया गया है। अब हर कमांड के अंदर एक जनरल रैंक का आदमी बैठता है। उसमें से एक जनरल ने, यूएस के अंदर सेंट्रल कमांड का जो जनरल है, उसने हाल ही में एक रिमार्क दिया है। उस जनरल का नाम है माइकल कुरिल्ला। इस माइकल कुरिल्ला ने, वैसे तो नाम कुरिल्ला है, इस माइकल कुरिल्ला ने, जो कि यूएस सेंट्रल कमांड का हेड है, इसने एक कमेटी के सामने, जो कि इनके यहां पर हाउस आर्म्ड सर्विस कमेटी है,
उस कमेटी के सामने बैठ करके अपनी तरफ से बयान दिया और कहा कि सर, हमारे साथ में पाकिस्तान आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ने में जबरदस्त प्रयास कर रहा है और अमेरिका की मदद कर रहा है। बस अब यहां पर सारा खेला समझिए। देखिए पाकिस्तान की तारीफ क्यों होती है, तो यूएस का सेंट्रल कमांड यहां पर है, यूएस सेंटकॉम के ये जो मतलब ये देख सकते हैं, यूएस मिलिट्री पोस्चर नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज, सेंटकॉम की बैठक हुई थी। इस कमेटी के सामने मिस्टर स्मिथ के सामने बोलते हुए ये सुनाई जो आपको दे रहे हैं, ये सेंटकॉम के जनरल माइकल कुरिल्ला हैं और ये बयान देते हुए पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? पाकिस्तान हैज बीन ए फिनोमिनल काउंटर टेररिज्म पार्टनर, मतलब आतंक के खिलाफ लड़ने वाला पाकिस्तान एक जबरदस्त हमारा मित्र रहा है, सहयोगी रहा है। अब आपको यहीं से अमेरिका की नीति समझ में आ जानी चाहिए। आज भारत में पहलगाम आतंकी हमला, 26 लोगों की मौत होना, भारत में तमाम आतंकी हमले, और उन आतंकी हमलों के बावजूद यह आदमी पाकिस्तान की तारीफ कर रहा है कि वो आतंक के खिलाफ लड़ने में साथ है। नियम से इसे भारत का पक्ष लेते हुए यह कहना चाहिए था कि भारत आतंक के खिलाफ बढ़िया कार्रवाई कर रहा है और पाकिस्तान में उन लोगों को ठिकाने लगाया है जो यूएन डेजिग्नेटेड आतंकी थे। उनके ठिकानों को यूएन में जिनका लिस्टिंग था कि ये हाउसेस में ये लोग रहते हैं, उनको भारत ने निशाना बनाया है। लेकिन तारीफ किसकी हुई? पाकिस्तान की हुई। सवाल दिमाग में उठेगा, फेलियर किसका था? किसने इसके दिमाग में यह भरा कि पाकिस्तान बढ़िया कर रहा है? तो आंसर सुन लीजिए। पिछले 2 साल में यह व्यक्ति 3 बार आसिम मुनीर से मिला है। इसका मतलब आसिम मुनीर ने इससे मिलना जरूरी समझा होगा। हमारे देश की तरफ से कौन मिला? चलिए, पाकिस्तान में तो आर्मी का पूरा कंट्रोल चलता है, हमारे देश में राजनेताओं का ही कंट्रोल है। अगर राजनेताओं का ही कंट्रोल है, यह विभाग हमारे विदेश मंत्रालय के पास है, तो फिर से बड़ा सवाल, तो विदेश मंत्रालय से कहां चूक हुई इनको यह बताने में कि साहब यह पाकिस्तान की हरकत थी, हम यहां पर गलती कर गए, पाकिस्तान की जगह हम बताने में चूक गए होंगे, तभी यह व्यक्ति पाकिस्तान की तारीफ कर रहा है फिनोमिनल पार्टनर के नाम पर। अब आप सवाल पूछेंगे, ऐसा क्या हो गया साहब, इसके दिमाग में यह पट्टी किसने भर दी कि साहब हां बहुत बढ़िया, मतलब इन्होंने हमारा साथ दिया? यह कहानी कहां से आई? अब उसकी कहानी सुन लो। असल मायने में अमेरिका को एक आतंकी दिया था आसिम मुनीर ने भेंट में। अच्छा, आतंक की फैक्ट्री है, जैसे आपके आम के बगीचे हों और आप मेरे घर कुरियर कर दें कि साहब हमारे यहाँ पे बढ़िया आम पैदा हो रहे हैं साहब, ये आपका एड्रेस नेट से निकाला था, भेज दिया आम। खैर अभी तक किसी ने ऐसा नहीं किया। फिर भी मोहम्मद सैरिफुल्लाह नाम का एक आतंकी था, उस आतंकी को पाकिस्तान ने पैक करके दे दिया अमेरिका को। अच्छा, उन्हें यह पता था कि अमेरिकी लोग बहुत ज्यादा डरते हैं, किससे? आतंक के नाम से। जैसे हमारे लिए तो आतंकी घटनाएं अब ऐसी हैं कि होंगी तो मार दिया जाएगा उन लोगों को पकड़ के। हमने और अमेरिका में एक बड़ा अंतर है। अमेरिका को अगर आप ये कह दो ना कि इस राज्य में एक आतंकी टहल रहा है, तुरंत वहां से अपडेट आ जाएगा, अमेरिकियों वहां मत जाना, तुम्हारी जान को खतरा है। बहुत डरपोक देश है, इतना डरपोक है कि अगर उसे आतंकी भेंट में दे दिया जाए तो बस उसके चाशनी लगा करके न्यूज चलाना शुरू कर देगा। एग्जैक्टली यही हुआ। आसिम मुनीर को टैक्टिक पता थी कि ट्रंप बहुत डरपोक है। कितना डरपोक है इससे अंदाजा लगाइए। यह वही ट्रंप है जो पिछले कार्यकाल में जब अफगानिस्तान में अमेरिका का कंट्रोल हुआ करता था, यह अफगानिस्तान छोड़ के भाग लिया था। यह अमेरिकियों की वापसी करा दिया था कि निकलो यहां से, 20 साल में हम अफगानिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, निकल लो अदरवाइज मारे जाओगे। यह डरपोक आदमी है। डरपोक है इसका पता आपने ऐसे भी लगा लिया होगा। यह दुनिया भर में जो शांति का पाठ पढ़ा रहा है, शांत हो जाओ रे, शांत हो जाओ, सीज फायर कर लो, सीज फायर कर लो, मैंने युद्ध रुकवा दिया। असल मायने में यह दिखाना चाह रहा है मेरे काल में कोई युद्ध नहीं हुआ। लोग इसको उल्टा बोल रहे हैं कि तू डरता है, तेरी बात पिट जाएगी, इसलिए तू युद्ध करने ही नहीं देना चाहता। युद्ध करने के लिए स्टैंड लेना होता है, तू स्टैंड पे टिकता नहीं है। पता चले आज गोला चला रहा है इजराइल की तरफ से, कल को मन आ गया मुझे फिलिस्तीन की तरफ से गोला चलाना है, फिलिस्तीन वालों ने कहा जमीन ले लो हमारी, तो अब मैं इसकी तरफ से गोला चलाऊंगा। तो जिनके कोई स्टैंड नहीं होते वो युद्ध में कहीं खड़े नहीं होते। तो तू तो ढुलक ना लौटा है, अभी चाइना के खिलाफ था, अब चाइना के साथ हो गया, तो ऐसे में युद्ध कर नहीं पाएगा क्योंकि तेरा यहां से हिला मामला है। लेकिन इसे हाल ही में अमेरिका, पाकिस्तानी लोग इस बात को समझते थे, उनने अपनी फैक्ट्री में से निकाला एक बढ़िया सा धो धा करके आतंकी, निकाल करके पकड़ा दिए। सर ये लीजिए सर। बोले ये कौन है? बोले इसका नाम है मोहम्मद सैफुल्लाह। सर ये वही है जो आपके 13 अमेरिकियों को मारा था। बोले हाँ यार, ये कहां मारा था जरा बताइए। बोले सर ये जो आप जब पाकिस्तान वहां से अफगानिस्तान छोड़कर भाग रहे थे, उस समय पर आपकी सेना के ऊपर एयरपोर्ट पर हमला हुआ था जिसमें 13 अमेरिकी सैनिक मारे गए थे, लगभग 150 अफगानिस्तानी मारे गए थे। वो तो खैर आपके लिए क्या ही मायने रखेगा, लेकिन 13 अमेरिकी मारे
मारे गए थे, ये मारने वाला मास्टरमाइंड था। ये था भाई साहब वो मार्च की खबर जब पाकिस्तानियों ने भेंट स्वरूप अमेरिका को एक आतंकी दिया था। ओ भाई साहब, ट्रंप इतने खुश हुए थे कि वो धन्यवाद पाकिस्तान बोल दिए थे इस बात पर, अरे थैंक यू पाकिस्तान। अब कई बार ना ऐसी चीजों में आप लोगों को देखकर ये वाली फीलिंग आती है, जैसे कई बार आप कुछ आपराधिक वेब सीरीज देख लेते हैं तो अपराधियों का महिमा मंडन जिस तरह से उसमें दिखाया जाता है, तो कई बार लोग प्रेरित हो जाते हैं ना, यार अपराधियों की बड़ी वाहवाही चल रही है। कुछ दिनों पहले हमारे देश के अंदर कुछ ऐसे ही अपराधियों की महिमा मंडन चल रहा था, लेकिन अब पूरी तरह से इंटरनेट से ही उन्हें गायब कर दिया गया, कुछ कीवर्ड डालते ही वो गायब हो जा रहा है। ऐसे ही किसी जगह पर अगर महिमा मंडन आतंक का होने लगे तो मन में यह ख्याल आता है कि शायद आतंक अच्छी चीज होती होगी, क्योंकि अमेरिका थैंक यू बोल रहा है कि सर ये आदमी था ना, ये लीजिए प्लीज आप इसके साथ खेल लीजिए। तो ये आदमी खुश होता है और ये बात बोलता है थैंक यू पाकिस्तान, तुमने हमारे लिए एक आतंकी दे दिया है। ओहो, इस आतंकी की वजह से ये आदमी आसिम मुनीर की तारीफ कर रहा है, कह रहा है कि आसिम मुनीर को हमने इंटेलिजेंस दिया कि आपके यहां पर एक आतंकी है, कृपया उसे पकड़ के दीजिए। अरे महामूर्खों, तुमको ऐसे ही ओसामा बिन लादेन के बारे में दे देना चाहिए था, इंटेलिजेंस था ना तुम्हारे पास, दे देते कि तुम्हारे ही पाकिस्तान के एटबाबाद में बैठा है, दे दो ना प्लीज। तब तो तुम नहीं कर पाए, लेकिन हाँ चलो खैर कोई बात नहीं, आसिम मुनीर समझते थे कि तुम्हें क्या चाहिए, इस बात के लिए उन्हें मार्शल बनाया गया हो तो बात अलग है। वो व्यक्ति इनको जैसे पैकेट पैक करके दिया, ये बह गए। इनने कहा सर हमने इंटेलिजेंस शेयर किया और उन्होंने तत्काल प्रभाव से हमारे पास एक आतंकी भेंट कर दिया, वाह ही है उनकी तो साहब। ऐसे में अमेरिका उनका एकदम एहसानमंद हो गया, सर आतंक के खिलाफ बढ़िया काम कर रहे हैं। अब इतना बढ़िया काम कर रहे हैं कि आसिम मुनीर को आर्मी परेड में बुलाने का इनविटेशन दे दिया है। 250वीं एनिवर्सरी है इनकी आर्मी की, सो कॉल्ड, अमेरिका में वाशिंगटन डीसी में होनी है। चर्चा है उसी दिन ट्रंप का बर्थडे भी है, 14 तारीख के दिन 79 साल के हो जाएंगे। ऐसे में भाई साहब इन्होंने परेड निकलवाई है और उस परेड में आसिम मुनीर का भी इनविटेशन है, ऐसा न्यूज में चल रहा है। कंफर्मेशन ना तो अमेरिका की तरफ से कहीं ऑफिशियल आया है और ना ही पाकिस्तान की तरफ से आया है। न्यूज में कैसे आई वो भी मैं बता देता हूं। असल मायने में क्या हुआ कि पाकिस्तान के अंदर जो इमरान खान वाली पार्टी है ना, पीटीआई, उस पीटीआई ने अपनी तरफ से यूएस में आसिम मुनीर के खिलाफ प्रोटेस्ट का प्लान डिक्लेयर किया है। उसने कहा है कि हम पाकिस्तानी एम्बेसी के सामने खड़े होकर आसिम मुनीर के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। इन्होंने प्रोटेस्ट अगेंस्ट आसिम मुनीर विजिट टू यूएसए, इन्होंने जब ये जानकारी दी तो इससे कंफर्म हुआ कि आसिम मुनीर वहां आ रहा है। पीटीआई के जो यानी कि आसिम पाकिस्तान की जो पार्टी है उसके जो ओवरसीज के हेड हैं वो वहां पर पहुंचे हुए हैं, कह रहे हैं कि साहब हम उसका विरोध करेंगे। तो इस विरोध से जानकारी आई कि ये महाशय वहां जा रहे हैं। तो ये दोनों ही खबर दो बड़ी तरफ इशारा करती हैं। पहला, अमेरिका का पाकिस्तान प्रेम फिर से जाग उठा है एक आतंकी के चलते, जिस आतंकी की वजह से कह रहे हैं आतंक के खिलाफ बढ़िया कर रहा है, जहां आतंकी पाया जा रहा है उसके बावजूद भारत आतंक से पीड़ित होते हुए भी नजर इन्हें पाकिस्तान आ रहा है। नंबर दूसरा, एक और कारण कहा जा रहा है और वो ये है कि चाइना और अमेरिका के बीच में इस समय पाकिस्तान आ गया है। देखिए, जिस तरह से पहले यूएस और रशिया के बीच में भारत आया था और दोनों का फायदा उठाया था, अब पाकिस्तान वो काम कर रहा है। भारत तो क्या है, बड़ा देश बन चुका है, पाकिस्तान से कई गुना बड़ी जीडीपी हम हो चुके हैं। तो अब हम किसी की भी आंख में चुभने लगते हैं कि यार इस बच्चे को गोदी में कैसे लें। भाई होता है ना कई बार, पहले कोई बच्चा सा है तो उसको तो कोई भी लेने के लिए जिद कर रहा होता है, इधर भी कोई खींच रहा है, इधर भी कोई खींच रहा है। भारत क्या, बच्चा नहीं अब खुद अब्बा हो चुका है। ऐसे में इसको कोई गोदी में लेने से डर रहा है, कौन साथ ले। ये मतलब इसको तो हमारे क्या होता है ना, दूल्हे के आगे बिंदायक बना के बिठाते हैं, बोले तो खुद दूल्हा लग रहा है, अब इसका करें क्या। तो अब कोई ले नहीं पा रहा है। अब छोटा बच्चा बचा पाकिस्तान, इधर पाकिस्तान को खींचने लग रहा है चाइना और उधर से खींचने लग रहा है अमेरिका कि तुम हमारी गोदी में आके बैठो। अब ऐसे में मुनीर को चाइना को काउंटर करने के लिए भी बुलाया जा रहा है, ऐसी खबर दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मुनीर जो हैं वो इनके पाकिस्तान के अंदर क्रिप्टो के मामले में तो ट्रंप को एंट्री दे ही चुके हैं। अब ट्रंप ने कहा कि देखो मैं तो पर्सनल फायदा तो ले लिया, अब पब्लिक फायदा भी तो दे पाकिस्तान, उसका क्या तरीका हो सकता है। तो पाकिस्तान जितना तेजी से फाइटर जेट खरीदने निकला हुआ है चाइना के साथ, तो अमेरिका हो सकता है कुछ टिका दे इसको कि देखो तुम आए हो तो कुछ सामान लेके जाओ बच्चों के लिए, ऐसे क्या है तो कुछ पैकेट कर दें पैक। तो ऐसे करके इसको हो सकता है कि डिफेंस का कोई माल चाइना के काउंटर में पैक करके वहां से दे दिया जाए। इसलिए ये तमार कम वो चल रही है। इधर भारत के अंदर विपक्ष हमलावर हो गया है, विपक्ष पूछ रहा है कि और मोदी जी क्या चल रहा है, ये कहां पर फेल मार रही है आपकी विदेश नीति लेकर के। साहब कांग्रेस गिनाने बैठ गई, 3-3 पॉइंट निकालकर बता दिए कि 3 जगह फेल मार गए आप।
आसिम मुनीर का मामला हो, कुरिल्ला का मामला हो, या फिर सीज फायर का मामला हो, सब जगह भारत फेल मार रहा है। जयराम रमेश जी इस बात को लिख दिए, ट्वीट पर जानकारी आ गई, जानकारी में यही बात बोली गई कि साहब आपकी डिप्लोमेसी का क्या हुआ। अरे भारत की डिप्लोमेसी फंसी कहां है, अब आपको वो समझ में आ जाना चाहिए। समझने लायक बात यही है कि भारत खुद नहीं समझ पा रहा है कि सामने कौन आदमी बैठा हुआ है। वो कभी पलट जाता है, पहले उसको कवर करने निकलते हैं, मोदी जी खुद सबसे पहले जाकर मिलकर आते हैं कि हाय माय फ्रेंड ट्रंप कैसे हैं आप। वो कहता है हाउडी मोदी, और आप भाई साहब खुश हो जाते हैं, लेकिन वो यहां आके पलटी मार देता है। अब मुद्दा यह है कि उस आदमी को कैसे हैंडल करा जाए। उसका मामला है रिश्वत का। क्रिप्टो में भारत ने पहले से मामला सेट कर रखा है कि हम क्रिप्टो आने नहीं देंगे। उसका खेल पूरा क्रिप्टो पे चल रहा है। उसको चाहिए कि 4 साल में क्रिप्टो को हम तेज कर देंगे। कुल मिलाकर भारत की पॉलिसी अमेरिका के अकॉर्डिंग हो नहीं रही है। ऐसे में इसको हम फंस गए। भारत को चाहिए क्या? भारत को चाहिए था इस समय पर रशिया को हैंडल कर लेना था। रशिया कम से कम बाहर निकल कर आता। उसे जरूरत थी इस समय किसी आदमी की जो उसके साथ आकर खड़ा होता। इजराइल की जरूरत थी, इजराइल के साथ हम खड़े होते। इवन ईरान को सहायता देने की हमें जरूरत थी। हम सब जगह पीछे हट गए। हमारे कुछ व्यापारिक निहित अर्थ या स्वार्थ कहिए, जिनको बचाए रखने के लिए हमने कहीं ना कहीं एक कदम पीछे खींच लिए। इन व्यापारिक हितों में सबसे बड़ा हित केवल तेल का था, और तेल में भी असल फायदा भारत से ज्यादा अंबानी उठा गया। कैसे? वो तेल मंगाया, रिफाइन किया रिफाइनरी से और भेज दिया यूरोप में। कुल मिलाकर के रशिया से मंगाए तेल में सबसे बड़ा फायदा उठाने वाला जो था वो अंबानी था। अब अंबानी के टैक्स में हम अपनी आपकी जीत समझे कि नहीं साहब हमने टैक्स कमा लिया, उससे उतना तो वो हमारी बैंकों से कर्जा मांग लेगा। कुल मिलाकर के भारत ने एक तरह से अपने आप को रूस के साथ लेकर के भी कोई फायदा नहीं उठाया। खामखा अमेरिका के विरोध में भी जाकर हम बैठे। मतलब घुल मिल सा गया है मामला। बाइडेन थे तब तक फिर भी ठीक था, ट्रंप समझ नहीं आ रहा है, कभी यूं पलटी मार दे रहा, वाइपर हो रखा है मानसून आने से पहले। इसके चलते हमारी विदेश नीति पर सवाल उठते जा रहे हैं। फिलहाल पाकिस्तान के बारे में तो हमें बहुत बुरा यह लगा कि ये दोनों को बराबर संबोधित कर दिया कि बोथ आर वेरी गुड कंट्रीज, न्यूक्लियर बम रखते हैं, तो तुम कोरिया और चाइना को भी बराबर कर लो। फिर तो नॉर्थ कोरिया और चाइना को दोनों के पास न्यूक्लियर बम है। लेकिन हम जिस तरह से हम दोनों को ट्रीट किया गया, यह भारत के लिए एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक हार है। यह नहीं होना चाहिए था। दोनों को बराबर स्तर पर ट्रीट नहीं होना चाहिए था। आतंकी हमला हम पर हुआ। पाकिस्तान के बारे में तुम ये कहते पाए जा रहे हो कि यह आतंक के खिलाफ बढ़िया संघर्ष कर रहा है। यह नहीं होना चाहिए था। हमने दुनिया को बताया कि इनके आतंकी जो यूएन के अंदर वांटेड हैं, वो फ्यूनरल में दिखाई दे रहे हैं, सेना के जवान खड़े हैं। हम पब्लिक को बताते फिर रहे हैं, हम अपनी तरफ से सबको अवगत करा रहे हैं, हमारे फॉरेन डेलीगेशन सबको बता रहे हैं। उसके बाद भी अमेरिका को नजर आ रहा है कि पाकिस्तान आतंक के खिलाफ बढ़िया संघर्ष कर रहा है। हमारे इतने सारे फॉरेन डेलीगेशन दुनिया भर में जाकर बताकर आए, फिर भी पाकिस्तान आतंक के खिलाफ बढ़िया लड़ाई लड़ रहा है। यह भारत के लिए एक बड़ा सवाल है कि हम कहां पर फेल मारे। अब फेल मारने में एक बड़ा सवाल यह भी आता है, हमने शशि थरूर जी को अमेरिका भेजा था, लेकिन शशि थरूर जी किस कैपेसिटी में गए थे? भारत को रिप्रेजेंट करने की कैपेसिटी में। हमारे विदेश मंत्री कहां गए? बड़ा सवाल होना चाहिए, क्योंकि विदेश मंत्री को भी अमेरिका जाना चाहिए था, रशिया जाना चाहिए था। इस घटना के बाद में ये कहां गए? ये यूरोपियन कंट्रीज की यात्रा पर जाकर मीडिया के माध्यम से पूछ रहे हैं, बताइए अमेरिका कहां है? बोले अमेरिका में। तो इस तरीके से अमेरिका के खिलाफ जो सेंटिमेंट यूरोप में बैठकर हमने दिया, टेक्निकली हमें पर्सनल जाकर के वहां पर बातें बतानी चाहिए थी कि हमारे साथ यह घटित हुआ। क्योंकि जब डेलीगेशन भेज ही रहे हैं तो हमें विदेश मंत्री को भी उन देशों में भेजना चाहिए था। जैसे पाकिस्तान ने चाइना में भेजा अपना फॉरेन डेलीगेशन कि सर देखिए बहुत बढ़िया किया। जो उसके मित्र राष्ट्र थे उनके पास अपना डेलीगेशन भेजा। यानी एक तरह से देखा जाए तो इस बार विदेश के मामले में पाकिस्तान का जो पक्ष है ना, वो बड़ा मजबूती से दुनिया के सामने निकल कर आया है। आज भारत के पास सारे तथ्य होते हुए भी पाकिस्तान को फीलिंग यह आ रही है कि उसने विजय प्राप्त की है। जिस तरह से अमेरिका उसको एक्सेप्टेंस दे रहा है, सवाल तो निश्चित बन रहा होगा कि हमारी विदेश नीति में कहां मामला गड़बड़ाया है। पाकिस्तान इस बात को स्वीकारने में भी अब नहीं डरता है कि हां थे हम कभी आतंकी, अब नहीं है तो बताइए क्या होगा। और तो और ये ट्रंप महोदय जो 2018 में पाकिस्तान को कहते थे कि तुमको यार हमने इतना पैसा दिया, तुम बेकार देश हो, मतलब ये पाकिस्तान को ट्रोल करते हुए दिखाई दिए थे कि हम इतना पैसा दिए, तुमको कोई मतलब नहीं है, तुमने आतंकियों के लिए एक सेफ हेवन बना रखा है। ये सब पाकिस्तान के खिलाफ बयान है इनके। आज पाकिस्तान प्रिय हो रहा है। पाकिस्तान का बकायदा आज ही के मतलब 1-2 दिन में ही एक आतंकी जो कनाडा से अमेरिका को सौंपा गया है, फिर से एक भेंट के रूप में कि लो सर मारने आ रहा था, आपके यहां पर हमला करने आ रहा था, फिर भी इन्हें लगता है कि पाकिस्तान आतंक के खिलाफ बढ़िया लड़ाई लड़ रहा है। इसका मतलब हमारी तरफ से कोई व्यक्ति बताने में फेल कर गया है, या हमारी नीति में कुछ तो गड़बड़ रह गई है कि हम दुनिया को नहीं बता पा रहे कि हम पीड़ित हैं। हम आतंक तो फैला ही नहीं रहे, एक भी यूएन डेजिग्नेटेड आतंकी भारत से नहीं है, फिर भी भारत के लिए
मतलब अमेरिका के अंदर जो सेंटिमेंट है वो पाकिस्तान प्रेमी होता जा रहा है। ये बात फिलहाल के लिए देखने योग्य है। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर अपने कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सेशन पर पहुंचे हैं, इतना समय तक सुन लिया है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। और बाकी बातें बाजार की जो हमारा एप्लीकेशन है उस पर हमारा एक बहुत ही अल्टीमेट कोर्स उपलब्ध है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। फंडामेंटल ऑफ स्टॉक तो मार्केट का दोस्तों कोर्स। वीडियो अभी खत्म। आप बोलो, शरीफुल्ला वापस किया हमने उनको चुके, वो चुके, तोले तोए, और आज उसका सिला मिलने जा रहा है। इसकी वजह एक ये भी है। नहीं, आपको क्या लगता है किस वजह से ट्रम्प बुला रहा है? मुझे लगता है कि ईरान पर इजराइल और अमेरिका मिलकर हमला करने जा रहे हैं, हाँ, और अमेरिका को जरूरत है पाकिस्तान की। इधर से बेसिस यूज ये भी हो सकता है कि भाई यहाँ से अटैक किया जाएगा ईरान पर, तो पाकिस्तान को हल्का फुल्का सा प्यार देंगे, बेटा ये डॉलर रखो। आपने कोई कुछ नहीं, ऐसे ही समझना कि जैसे आपने कुछ देखा नहीं, कुछ आपने सुना बोलना नहीं, कुछ नहीं, बोलना कुछ नहीं, वाह 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 बस किए जाना है। आपने यही सुना, बात होगी। आपने सुना, मैंने सुना। अता ताड़र ने ना 2 दिन पहले बयान दिया था, हाँ उसने दिया था, मैंने भी इजराइल को इजराइल तस्लीम करना तस्लीम चाहिए। और लोगों ने बड़ा क्रिटिसाइज किया। आज फिर बयान उसका आया, उसने कहा मैं अपनी बात पर कायम हूँ कि इजराइल तस्लीम करने से हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। ये अता ताड़र कह रहा है, 2 मरतबा कह चुका है। हम अवामी को मार गए हैं। नहीं मार के नहीं, मुर्तज़ ज़मीर मैं गाल निकालने वाला था यार। वो इस जो उसके बंदे ने बात की ना, उस बंदे ने ये सबूत दिया है कि जिसका उसके आईडी कार्ड पर अपने वालिद का नाम लिखा हुआ है ना, वो उस बाप का बेटा नहीं है। तो सच नहीं है, मैं बताऊं आपको। वो सिर्फ जिसका वो आप बेटा है उसकी तस्वीर बकायदा उन्होंने हाँ दिखाई, जी, वो उसका सेम चपड़ा कॉपी। पता नहीं मुशीर है वजीर है उसका क्या है उसके घर का भाई। मैं बताता हूँ यार, आपको नहीं पूरी, मैंने पूरी हिस्ट्री पढ़ी है। ये जो था ना अता तारड़ का बाप रफीक तारड़, उसका सेक्रेटरी था एक, उसका नाम सॉरी मेरे नेम वो साला दाल लगा गया। हाँ जी, वो सेक्रेटरी था, पर्सनल सेक्रेटरी था। और ये उस वक्त वजीर आला पता नहीं क्या था, वजीर आला था मेरा हाँ ख्याल। जी, तो वो सेक्रेटरी था, इसके घर का सारा उसके सारे मामला हाँ होते। उसके पास खुदा की कसम उसको सेम उसकी कॉपी, कहीं ना कहीं खुदा जो है ना वो भी न्याय मतलब कि अदल कर जाता है। सेम उस दुआ करते ही हर जगह। अता तारड़ की ना मतलब सेम कॉपी भेज दी ना, हाँ। सेम कॉपी है उसकी, जाके चेक करना अता नहीं, तारड़। वैसे ही है ना कि उसका टाइम ही लगा होगा, और उसने टाइम तो लगा भी उसने रख दिया होगा, उसका काम इसने कर दिया सेम। होगा। अल्लाह आगे भाई- माफ फरमाए, ये अब अल्लाह भाई की कुदरत ये है। कहाँ जा रहे हैं? वो कुरान पाक में नहीं है, वो मक्का का सरदार जो था वो मतलब कि गलत बोलता था हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। तो कुरान पाक में है कि मतलब कि वो तो था ही राम का। हाँ वो कुरान पाक में हमारे में है, हमारे कुरान पाक में कि वो अपने असल बाप का नहीं है। तो वाकई वो नहीं था। हाँ बेशक नहीं था, इसमें कौन सी कोई डाउट वाली, मैं वैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो वो अपनी माँ से फिर पूछता है, वो कहते हैं कि तलवार लेकर गया था, ये मतलब मारने के इरादे से गया था कि सच मुझे में बताओ। बताओ। तो उसने कहा कि तुम्हारा बाप इस काबिल नहीं था। तो नहीं, वो कहीं गई हुई थी सहरा में, अकेली थी। तो वो कहीं मतलब ड्राइवर लाइन हुई थी, इस तरह के मतलब क्या बताते हैं जो मुफ्ती बताते हैं। तो उधर उसको ज़रूरत थी खाने पीने की और पानी की, तो वो चरवाहे के साथ उसने किया था। हाँ, लेकिन जो मैंने कारी साहब से सुना वो थोड़ा सा लागे, क्योंकि अब मैंने खुद ये वाला लेकिन इतना आज ही नहीं पढ़ी तो मैं इसके बारे में क्या कन्फर्म ये हाँ, वो हराम का हाँ था, ये था हराम का। बिल्कुल। तो ये अल्लाह की बंदा जात ने भी इसको हराम का बोला है कि वो लेकिन हराम खैर भाई जो आप टॉपिक से हट रहे हैं, जो बात पाकिस्तान ने की कि शरीफुल्लाह जो है एक अफगानी को देख अमेरिका को खुश करने के लिए, थोड़ा सा अमेरिका खुश भी हुआ था उस वक्त, लेकिन अब तो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा ट्रम्प जो है वो खुश है और बड़े कह असलम लेकिन भाई एक जाओ जलाल के साथ जो है हमारे आर्मी चीफ जो है उनको इनवाइट किया गया। आप देखें क्या डील होती है, क्या किस यार मकसद क्या के लिए चीज़ बुलाया उसने गया। भाई, ऐसे तुम की भाई 100% श्योर है मुझे कि न्यूज़ में भी आ रहा है कि इजराइल जो है वो ईरान पर अटैक करने जा रहा है, और अमेरिका जो है उसने यही बात
बात बताई है कि किसी वक्त भाई ये कोई हमला जो है आर्मी हो चीफ सकता नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हमारा आर्मी चीफ सिर्फ ना एक कुत्ते की मांग जो है वो इस्तेमाल होगा, बस हड्डी फेंकेंगे और उसको कहेंगे कि जा भाई कुत्ते उठा के ला, उसको उसके जिस्म पर जो है ना थपकी देंगे, हाथ फेरेंगे, बस ये हमारे आर्मी चीफ की औकात है और कुछ भी नहीं है। कभी भी हमारा जो है वो हकीकत बात है कि गैर मुस्लिम मत के जो यहूद नसारा की मैं बात कर, अब मैं बात ज़्यादा ऊपर की कर रहा हूँ, वो हमारे कभी नहीं हो सकते, ये बात हकीकत है। अब इसने देख लो कि पूरी मुस्लिम कंट्री को, खासतौर पर मिडिल ईस्ट को इसने, यूएसए ने किस तरह तबाह किया हुआ है, वहाँ पर जंगे फसाद इसने करवाया हुए, हर कंट्री तकरीबन तबाह है। और जो अरब की कंट्री हैं वहाँ पर इसने देख लें कि अपने तरीके से उसको वश में किया हुआ अमेरिका ने। अभी रिसेंटली वो इनके साथ थोड़ी सी उन्होंने गद्दारी की है, उनको सामने पता चला है कतर को, तो उसने क्या खुलकर इसके बारे में कहा है। उनके साथ बड़ी डिटेल में चले गए, यूएसएसआर ने ये किया, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी सारी हिस्ट्री बताई कि यूं होता रहा, यूं होता रहा, हम उधर क्यों गए, हम इधर क्यों गए, ये सारा भाई सीन हम था। मानते हैं आपका आर्मी चीफ फालतू नहीं, हमारा आर्मी चीफ फालतू है, तो वो इसलिए इसको बुला रहे हैं, भाई बस बात सिंपल है। कोई एक ये भी गुस्सा ना अमेरिका को, इंडिया ने जो F-35 है उन्होंने नहीं लिया, कोई की जन्म गया भाई उनकी भाई, अपनी एक मर्जी, मैं उन्होंने आज पैसों से मैं चीज करता खरीदनी था। है कि फ्री में लेनी मेरी है, बात सुने। वो सुखोई लें या F-35 लें उनकी या वो मर्जी। JF-17 थंडर लें, ये उनकी मर्जी है, उन्होंने पैसों से लेने हैं। बिल्कुल। ये मामा लगता है अमेरिका उनका कि उनसे ही लें। भाई उनकी हिम्मत को सलाम है, इंडिया को बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ इंडिया ने 100% ठीक बिल्कुल। किया है। भाई बिल्कुल ये उन्होंने सही एक किया और इंडिया को मुख्तार जो कंट्री है उसका यही फैसला होना चाहिए। बिल्कुल भाई बड़ा बिल्कुल, मैं यकीन जाने कि मुझे अच्छा लग रहा है कि इंडिया ने, और मुझे अच्छा लग रहा था कभी हमारी कंट्री खुद ऐसा करती, लेकिन वो करवाने वाला करेंगे। जेल में बैठा हुआ है, आने वाले 100 जन्म बाद करेंगे। बिल्कुल भाई वो बंदा हर एक मसले को तरीके से डील करने की उसके पास अल्लाह ने उसको सलाहियत दी हुई थी, तो हर तरीकों के मतलब के मैनेजमेंट के साथ चलता था हर लिहाज से। ये बगैरत आम अमेरिका को बल्कि क्या पता करने वाली हमारी कंट्री में अमेरिका है। मैं इस पर कोई खुश नहीं हूँ कि हमारी वो आर्मी चीफ को बुला रहा है और जो है वहाँ पर उसको इंडिया के आर्मी चीफ को नहीं बुलाया, हमारे आर्मी चीफ को बुला रहा है, तो इसमें इंडिया की हार है और पाकिस्तान की जीत है। वाकई वो जो लफ्ज़ बोला है ना, अब नहीं, मैं उसको नहीं कुछ बोल सकता, कुछ लेडीज़ भी उसको सुनती हैं, तो जाहिर बात लेडीज है। भी आपकी हाँ। वीडियोस देखती हैं। तो तकरीबन 10 से 15% जो है ऑडियंस वो फीमेल हैं, तो फिर उनको लफ्ज़ को जो है वो मुताबिक तरीके से भी बोलना पड़ता है। तो आप इशारा तो समझ गए होंगे कि ये क्या उठाने जा रहा है, बस वही है, बहुत बड़ा वजन जो है ना अपने कंधों पर ही बंदा उठाएगा। जिम्मेदारी है भाई यार ये जब आर्मी चीफ बना था तो ये उस वक्त अमेरिका चला गया था। यार लफ्ज़ ये कि चापलूसी करने जा रहा है, उनकी चाटने छूटने जा रहा है उनके, बिल्कुल तो तलवे, तो ये और क्या होगा। हमें पता कि लफ्ज़ बड़े सख्त है, अगर उन तक पहुंच के बचेंगे हम भी नहीं, लेकिन सच यही है। यार कुछ दिन पहले उसने इंटरव्यू किया है, वो जियो न्यूज़ पर हंसनामा ना, क्या उसका नाम है, ताबिश ने, उसने कहा कि मैं आज आर्मी के दरमियान में बैठा हूँ, सब अच्छी बात ये कि मैं अपनी मर्जी से बैठा हूँ, मिजाज में उसने हकीकत बयान की है कि अपनी मर्जी से यहाँ पर बैठा हूँ। यार ये क्या है, हमारी एक आर्मी है वो शो में बैठी हुई है। अच्छा, ये जो मेन टॉपिक था क्या इंडिया फेल हुआ, इंडिया किधर ना फेलियर है ना सक्सेस है। इंडिया को फर्क नहीं पड़ता कि यूएस उनके साथ खड़ा है कि नहीं खड़ा, रशिया फर्क तो खैर बड़ा पड़ता है, क्योंकि एक कंट्री किसी के साथ खड़ी होती है फिर वो थोड़ी पावर वाली भी हो तो बड़ा फर्क होता है। लेकिन मैं अगर कहूँ ना कि इंडिया का फेलियर है या मतलब कि इसमें सक्सेसफुल है इंडिया रहा यहाँ पर, तो मैं उसको कहूँ ना कि इंडिया यहाँ पर जो है पूरे तरीके से सक्सेस, असल चीज होती है इज्जत। इज्जत बिल्कुल, इसकी इज्जत नहीं है वो तो मतलब कि जितना भी लेकिन बात असल में यह है कि इंडिया ने बिल्कुल सही स्टेप जो है वो लिया, क्योंकि अमेरिका जो है वो भरोसे के लायक ही नहीं है। रशिया बहुत बेटर है अमेरिका के लिहाज से, और उसका पुराना दोस्त है, संगति है उसका, उससे सामान खरीदना, उससे फाइटर जेट खरीदना और उसके साथ ताल्लुकात बनाना अमेरिका से लाख दर्जे बेहतर है। चलो खैर, ये पाकिस्तान की शुरू से ही आदत है कि अमेरिका की गुलामी में हम जी रहे हैं, जीते आए हैं और जीते रहेंगे, जहाँ तक मुझे लगता है। हाँ, हमारी गुलामी सुन गुलामी में नहीं, डॉलर्स के नीचे। चलें खैर, मिलते नहीं वीडियो में नाटक साथ। टेक केयर।